हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जंगलों में घटी कैंपिंग और हाइकिंग की 3 डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। आज की पहली कहानी में एक शिकारी शिकार करने जंगल में गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद एक शिकार बन जाएगा। दूसरी कहानी एक कपल की है जो जंगलों में कैंपिंग करने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बुरी तरह से ट्रॉमा में चले गए। तीसरी कहानी 2 भाइयों की है जो कुछ दिनों की बैकपैकिंग ट्रिप पर गए थे, लेकिन वहां उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो उनकी जान के पीछे पड़ गए। तीनों कहानियां काफी डरावनी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके लिए जंगलों की सच्ची और डरावनी कहानियां ढूंढ कर लाता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कहानी मिस करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप देश और दुनिया के किस गांव या शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। ये चैनल आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही चल रहा है, इसे ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मैं उस वक्त एक ऐसे ब्रेकअप से गुजर रहा था जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरी एक्स और मैं 5 साल से ज्यादा समय से साथ थे। एक दिन अचानक उसने कहा कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो घर छोड़कर चली गई और मुझसे हर तरह का कांटेक्ट तोड़ लिया। मैं पूरी तरह बिखर गया था। हम दोनों ने जिंदगी साथ बिताने के सपने देखे थे, लेकिन अब मुझे अपना भविष्य ही अजनबी लग रहा था। हर दिन मैं घर के अंदर ऐसे ही भटकता रहता था, सुन्न सा, खोया खोया सा। घर की हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती थी। मुझे उन चीजों से निकलने के लिए कुछ समय चाहिए था। मैं कुछ दिन शांत और अकेले रहना चाहता था। जंगलों में मेरी फैमिली की एक बहुत बड़ी जमीन है और बचपन से ही हर साल पतझड़ में उन जंगलों में हिरन का शिकार करना मेरे लिए एक परंपरा रही है। मुझे ये आदत डैड और दादाजी से विरासत में मिली है। तो बस एक ठंडी नवंबर की सुबह थी। सूरज अभी पहाड़ों के पीछे झांक ही रहा था और मैं अकेला अपने शिकार पर निकल पड़ा। मैं चीड़ के पेड़ों के बीच से होकर चल रहा था। जंगल में एक गहरी, भारी सी चुप्पी पसरी हुई थी। हालांकि आज हंटिंग सीजन की शुरुआत थी, लेकिन मुझे शिकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं बस अकेले रहकर अपने उलझे हुए ख्यालों को थोड़ा सुलझाना चाहता था। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं एक ऊंची चोटी पर बने एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां से चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा दिखता था। वो जगह मेरे दादाजी की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आसपास की आवाजों को सुनने लगा। काफी समय बाद ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से थोड़ा बोझ उतर रहा हो। तभी अचानक हिरणों का एक छोटा सा झुंड मैदान से दौड़ते हुए नीचे की तरफ भागता दिखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी खतरे से भाग रहे हों। मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक खूबसूरत नर हिरण पेड़ों के बीच से निकल रहा था। उसके बड़े फैले हुए सींग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरे अंदर का शिकारी जाग उठा। मैंने धीरे से अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा और एक ही गोली में उसे गिरा दिया। कुछ पल मैं वहां बैठा रहा, उस शिकार को फक्र के साथ देखता रहा। फिर मैं हिरण के पास गया और उसे काटना और साफ करना शुरू किया। ये सब करते हुए मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब डैड और दादाजी के साथ मैं यही सब किया करता था। मैंने ये सब उन्हीं से सीखा था। जब तक मैंने वो काम पूरा किया, सूरज ढल चुका था। मैंने राइफल कंधे पर लटकाई और हिरण के सींगों को पकड़कर मैंने उसे वापस ट्रक तक घसीटना शुरू किया। सुबह मैंने अपना ट्रक कई मील दूर जंगल की सीमा पर खड़ा किया था। हिरण का वजन बहुत ज्यादा था और वो जमीन भी काफी ऊबड़ खाबड़ थी। हर कदम पर मेरी सांस भारी होती जा रही थी। पैरों की मांसपेशियां जल रही थी। गिरे हुए पेड़ों और टहनियों को पार करते हुए मैं यही सोच रहा था कि शुक्र है मैंने मजबूत बूट्स पहने हुए थे। बीच बीच में रुककर मैं थोड़ा पानी पीता और बैठकर सांस लेता। एक बार जब ऐसे ही रुककर मैंने अपनी घड़ी देखी तो मैंने पाया कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। सूरज अब पहाड़ी की रेखा से नीचे जा चुका था। आसमान हल्के गुलाबी
और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। हालांकि अभी ट्रक तक पहुंचने का थोड़ा और रास्ता बाकी था, लेकिन उजाला इतना था कि मैं सुरक्षित पहुंच सकता था। नई ऊर्जा के साथ मैंने दोबारा सींगों को कस कर पकड़ा और चल पड़ा। जैसे ही मैं हिरन को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था, कहीं पास के पेड़ों में एक टहनी चटकने की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। मेरे सारे सेंस हाई अलर्ट पर थे। चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मुझे थोड़ी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद कोई गिलहरी होगी या कोई चिड़िया होगी। मैंने उस हल्की सी घबराहट को झटक दिया और अपना चलना जारी रखा। लेकिन जल्द ही मुझे और अजीब आवाजें आने लगी, टहनियां टूटने की, पत्तियों के सरसराने की। ऐसा लगा जैसे कोई दो पैरों पर चल रहा है और मेरी चाल के साथ साथ चल रहा है। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद कोई भालू होगा। हमारी जमीन पर पहले भी भालू देखे गए हैं। फिर भी मैंने अपनी चाल तेज कर दी। अब मैं बस कैसे भी ट्रक तक पहुंचना चाहता था। वो आवाजें अब भी आ रही थी, लेकिन अब उनमें कोई चालाकी थी, जैसे कोई बहुत चुपके से पेड़ों के बीच छिपकर चल रहा हो। मैंने घबराकर सोचा, नहीं, ये भालू नहीं हो सकता। तभी अपनी आंख के किनारे से मैंने देखा एक लंबी परछाई एक बड़े चीड़ के पेड़ के पीछे सरकी। मैंने झट से सर घुमाया, लेकिन बस एक काली सी झलक दिखी जो अचानक झाड़ियों में गुम हो गई। हिरन की लाश अब पहले से भी भारी लगने लगी थी। डर मेरे ऊपर धीरे धीरे हावी हो रहा था। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन उस लाश के वजन के साथ बस लंगड़ा कर ही चल पा रहा था। जो भी कोई मेरा पीछा कर रहा था, वो पेड़ों की ओट में छुप कर चल रहा था। हर कदम पर पत्तियां सरसराती, टहनियां टूटती और दिल की धड़कन और तेज हो जाती। उस मौजूदगी में कुछ था, कुछ अजीब, कुछ बुरा था, जैसे कोई होशियार आंखें अंधेरे से मुझे घूर रही हों, मेरे हर कमजोर कदम को ध्यान से देख रही हों। मैंने अपनी राइफल के बारे में सोचा। वो बेकार ही मेरे कंधे पर लटक रही थी। उस भारी हिरन को घसीटने के लिए मुझे दोनों हाथों की जरूरत थी। इसका मतलब था कि अगर कोई मुझ पर हमला करता तो मैं बिल्कुल असहाय होता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बची कुची हिम्मत समेटी और आगे बढ़ने लगा। मुझे बस किसी तरह सूरज डूबने से पहले ट्रक तक पहुंचना था। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और चलना है और फिर मैं ट्रक में बैठकर आराम कर सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस हिरन को वहीं क्यों नहीं छोड़ दिया, या उस चीज का सामना क्यों नहीं किया जो मेरा पीछा कर रही थी। डर एक बहुत अजीब चीज होता है। उस वक्त मैं अंदर से डरा हुआ था और खुद पर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे अब तक ये नहीं पता था कि मेरा पीछा कौन कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए कोई खतरा था या नहीं, और अगर मैं हिरन को वहीं छोड़ देता तो खुद से बहुत नाराज होता कि एक जानवर को मारा भी और फिर उसे यूं ही छोड़ दिया। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, जब भी कोई जानवर मारो उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल करो। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक डरावनी डियर कॉल सुनाई दी। मेरी रगों में ठंडक सी दौड़ गई। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई वाइट टेल डियर खतरे की चेतावनी दे रहा हो, लेकिन कोई भी जानवर इतनी परफेक्शन से ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब बात साफ हो चुकी थी। जो भी कोई मेरा पीछा कर रहा था वो कोई आम जानवर नहीं था, कोई समझदार जानवर लग रहा था, कोई ऐसा जो मुझ पर नजर रखे हुए था। शाम अब काली रात में बदल रही थी। मेरे अंदर एक डरा देने वाली सिरहन उठ गई। मेरे पेट में हलचल होने लगी। वो अनदेखा शिकारी अब और हिम्मत दिखाने लगा था। जोर जोर से टहनियां तोड़ने लगा था, जैसे जानबूझकर मुझे बताना चाहता हो कि वो जब चाहे मेरा खेल खत्म कर सकता है। मैं डराया नहीं जा रहा था, मुझे छेड़ा जा रहा था, और वो भी बहुत खतरनाक अंदाज में। मैं थकान से लगभग बेसुध था। मैंने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और पूरी जान लगाकर उस हिरन को घसीटने लगा।
सांसें उखड़ रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। मुझे अपने ट्रक तक पहुंचना था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे गुम हो रही थीं, मैं लड़खड़ाता हुआ उस छोटे से खुले मैदान में पहुंचा जहां मेरा पिकअप ट्रक खड़ा था। जल्दी से मैंने हिरण की भारी लाश को ट्रक के पीछे डाला और अंधेरे में ढके जंगल की तरफ बिना देखे सीधा ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, चाबी को इग्निशन में डालने में भी मुश्किल हो रही थी। जंगल एकदम शांत था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मुझे अब भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो शिकारी अब भी वहीं था, मुझे देख रहा था, शायद आखिरी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने एक राहत महसूस की। शायद अब मैं जिंदा घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी एक भयानक चीख काली रात की हवा को चीरती हुई जंगल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ में सिरहन सी दौड़ गई। जो भी वो शैतानी चीज थी, वो अब गुस्से में थी, शायद इसलिए कि मैं उसकी पकड़ से बच निकला था। मैं पागलों की तरह गाड़ी भगाने लगा। मैं बस उस जंगल से दूर जाना चाहता था। मेरा एक कांपता हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा राइफल को कसकर पकड़े हुए था। घर पहुंचते ही मैं ट्रक से कूदकर बाहर निकला और जल्दी जल्दी उस हिरन को उतारने लगा। जैसे ही मैंने उसकी लाश को बाहर खींचा, मेरा खून फिर से जम गया। उस हिरन का सर गायब था, पूरा का पूरा गायब था, जैसे किसी भयंकर ताकत ने उसे गर्दन से सीधा उखाड़ दिया हो। मुझे नहीं पता उस हिरन का सर इस तरीके से कब उखाड़ा गया। शायद जब मैं गाड़ी में बैठा था और वो हिरन मेरी गाड़ी के पीछे पड़ा था। अगले कुछ दिनों तक डर ने मुझे जकड़े रखा। वो चीख की आवाज मेरे दिमाग में घर कर गई। हर समय ऐसा लगता था जैसे हमारी प्रॉपर्टी के आसपास के जंगल से कोई मुझे देख रहा है। रातों को मैं अचानक जाग जाता और मुझे लगता कि वो चीज मेरे घर के बाहर है, मेरी खिड़की से झांक रही है। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। एक सुबह हमारा कुत्ता, जो हमेशा दरवाजे पर मेरा इंतजार करता था, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। जब मैंने उसे ढूंढा तो वो मुझे घर के पोर्च के नीचे मिला। वो कांप रहा था और बुरी तरह घायल था। ऐसा लगा जैसे वो एक चेतावनी थी कि अगर वो चाहे तो वो उन लोगों को भी चोट पहुंचा सकता है जिनसे मैं प्यार करता हूं। फिर एक दिन मैं हिम्मत करके दादाजी से मिलने गया। वो रिटायर हो चुके थे और शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। उनका घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे उनसे मिले हुए काफी वक्त हो गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मुझे देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और हम दोनों उनकी पुरानी रसोई की मेज पर बैठकर कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने बहुत कैजुअली उनसे एक सवाल किया, दादाजी, क्या कभी आपको उस चोटी के पास शिकार करते वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ है? मेरा सवाल सुनकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ पल तक चुपचाप अपने कॉफी के कप में झांकते रहे, फिर धीरे से बोले, तूने वहां कुछ देखा है ना? मैंने सर हिलाया। मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि मैंने कुछ ऐसा छेड़ दिया जिसने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन मुझे जानना था। वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे हुए, एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं खुद नहीं मानना चाहता था, लेकिन सालों में कुछ ऐसे वाकये हुए जिन्हें मैं आज तक समझ नहीं पाया। रात में अजीब आवाजें आती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखा खतरा मुझे देख रहा हो। कई बार जब मैं शिकार करके आता था तो पीछे से टहनियां टूटने और पत्तियों के सरसराने की आवाजें आती थी। उनकी वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने महसूस किया था। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी कुछ देखा नहीं और शायद मैं मानना भी नहीं चाहता था कि इतनी भयानक चीज हमारे घर के इतना करीब हो सकती है। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बस मेरे मन का वहम था, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं हमेशा से जानता था उन जंगलों में कुछ है जो भयानक है
दूसरी दुनिया का है और हमसे बहुत पहले से इन जंगलों में रहता है। फिर मैंने उन्हें अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। हर डरावना हिस्सा, टहनियों की आवाजें, वो नकली हिरन की चीख और वो बिना सर की लाश। वो गंभीरता से सुनते रहे, सर हिलाते रहे। फिर उन्होंने दुखी होकर कहा, माफ करना बेटे, मुझे तुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। सालों तक मैं खुद को धोखा देता रहा। मैंने सोचा कुछ नहीं है, पर अब जो तू कह रहा है इसका मतलब वो अब भी वही है। उनकी वो बात सुनकर मैंने वो बात बदल दी। मैं उस डरावनी चर्चा पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। दादाजी की उम्र हो गई थी, मैं उन्हें और तनाव नहीं देना चाहता था। अब कई साल बीत चुके हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो चीज अब भी वही है, अंधेरे में कहीं छुपी हुई है और पेड़ों के पीछे से मुझ पर नजर रखे हुई है। ये कुछ साल पहले की बात है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो एक मजेदार ट्रिप होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डरावनी बन गई। जून के आखिरी हफ्ते में मैंने अपनी दोस्त एवा के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। हम दोनों अपने शहर से 3 घंटे दूर एक घने जंगल के बीच मौजूद एक खुली सी जगह पर पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने सबसे पहले टेंट लगाया और सारा सामान सेट किया। जब तक हमने पूरा काम खत्म किया, तब तक शाम के 6 बज चुके थे और सूरज ढलने लगा था। एवा और मैंने आग जलाई, कुर्सियां लगाईं और डिनर बनाना शुरू कर दिया। हमने आग में हॉट डॉग्स और मार्शमैलो भूने और कई घंटों तक बातें करते रहे। फिर हम दोनों को लगा कि अब काफी थक गए हैं, तो हम सोने चले गए। लेकिन रात को मेरी नींद एक जोरदार आवाज से टूटी। ऐसा लगा जैसे बर्तन गिर गए हों या फिर कोई चीज जमीन से टकरा गई हो। अब तक एवा की नींद नहीं खुली थी और मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वो बहुत गहरी नींद में सोती थी। पहले मुझे लगा कि कोई हिरन या कोई और जानवर कैंपसाइट में घुस आया है। मैं टेंट के दरवाजे की तरफ गया और जिप खोलने लगा। मुझे देखना था कि बाहर क्या था, पर तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे किसी कार ने पूरी ताकत से ब्रेक मारे हों और उसके टायर जमीन पर चिल्ला उठे हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टेंट के बाहर वो क्या चीज थी या वो क्या चाहती थी। फिर भी मुझे देखना था, जानना था कि वो क्या था। मैं फिर से टेंट के दरवाजे की तरफ गया और धीरे धीरे जिप खोलनी शुरू की। जब मैंने बाहर देखा तो पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर कुर्सियों की तरफ गई, मैं झम सा गया। वहां कुछ था, एक आकृति, एक जीव जो 2 पैरों पर खड़ा था। उसके हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे। उसके पूरे शरीर पर घना काला फर जैसा कुछ था। उसका सर थोड़ा बहुत हिरन जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ बहुत अजीब था। कोई ऐसा पहलू जो मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन साफ था कि वो कोई साधारण जानवर नहीं था। तभी उस जीव ने एक बार फिर से चीख मारी। इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा तेज। मेरे कानों में गूंजती उस आवाज से मैं पीछे गिर पड़ा। मैंने एक हाथ से अपना कान ढका और दूसरे हाथ से टेंट की जिप वापस बंद करने लगा। मैं एवा के पास रेंगता हुआ गया। वो अब जाग चुकी थी। वो भी डर के मारे घबराई हुई थी और मेरे जितनी ही कंफ्यूज थी। उस जीव की चीख थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, पर इससे पहले कि एवा कुछ पूछती, वो फिर से चीखा। हम दोनों सांस रोके हुए उस चीख और उसके आसपास घूमने की आवाजें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वो आवाजें दूर जाने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अब सुबह होने ही वाली थी और जैसे तैसे हम दोनों ने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। हमने तुरंत सारा सामान समेटा और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़े। उस दिन के बाद से न मैंने और न ही एवा ने फिर कभी कैंपिंग की। और सच कहूं
तो मैं अब दोबारा कैंपिंग जाना भी नहीं चाहता। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब करीब 6 साल पहले हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मेरे बड़े भाई की 26। वो कई सालों से यूएस आर्मी में सर्वे कर रहा था और उस समय शायद दूसरी बार मिडल ईस्ट डिप्लॉय हो रहा था। एक और बात जो जरूरी है वो ग्रीन बैरेट था। उस ट्रिप से 3-4 महीने पहले उसने आर्मी का स्पेशल फोर्सेस क्वालिफिकेशन कोर्स पूरा किया था। अब वो एक्टिव ड्यूटी में स्पेशल फोर्सेस इंजीनियर सार्जेंट था, यानी ऐसा इंसान जिससे आप उलझना नहीं चाहेंगे। हम दोनों को हमेशा से आउटडोर एडवेंचर्स का शौक रहा है, तो उसने सोचा कि डिप्लॉयमेंट से पहले मुझे एक बैक पैकिंग ट्रिप पर लेकर चले। और जो जगह हमने डिसाइड की वो थी नॉर्थ अलाबामा का सिप्सी विल्डरनेस। हमारा ट्रिप काफी अच्छे से शुरू हुआ। तीसरी रात तक सब कुछ ठीक था। रात करीब 8 बजे का वक्त था। हमने कैंप सेट कर लिया था, डिनर कर रहे थे और आग के पास बैठकर लड़कों वाली बातें कर रहे थे, मतलब गन्स और गर्ल्स दोनों की। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कुछ चीजें बताता हूँ। हमारा कैंप एक बड़ी सी स्ट्रीम से करीब 50 गज की दूरी पर था और उसी दूरी पर दूसरी तरफ एक बड़ी पगडंडी थी जो नीचे की तरफ जाती थी। यानी हमारा कैंप, वो स्ट्रीम और वो पगडंडी एक ट्रायंगल जैसी लोकेशन बना रहे थे। अलाबामा की गर्मी थी तो 8 बजे भी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। उसी समय 2 लोग जो शायद उम्र में 28-29 के आसपास थे हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या हमने इधर उधर घूमते हुए कुछ सूअर देखे हैं। अब क्योंकि वो रूरल अलाबामा है और हमने सच में जंगल के अंदर कुछ सूअर देखे थे तो हमने उन्हें बता दिया। वो लोग दिखने में ज्यादा खतरनाक नहीं लगे, लेकिन मुझे उनकी वाइब बहुत अजीब लगी। उनके कपड़े गंदे थे, बाल बहुत ऑयली थे और दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी। वो लोग हमारे पास कुछ मिनट रुके, शायद जितना उन्हें रुकना चाहिए था उससे ज्यादा। वो लोग इधर उधर देखने लगे और पूछने लगे कि कब से कैंप कर रहे हो, कितने दिन और रहोगे, वगैरह वगैरह। ऐसा लगा जैसे वो हमें परख रहे हों। फिर अचानक ठीक है चलते हैं कहकर वो चले गए। मुझे उनसे कोई खतरा नहीं लगा और मेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। 3-4 घंटे बाद हम दोनों टेंट में सो चुके थे। तभी मैं बहुत सारे डॉग्स के भौंकने की आवाज से जाग गया। मैं आमतौर पर गहरी नींद में सोता हूं, लेकिन वो आवाज इतनी पास थी जैसे वो बस 100 गज की दूरी पर हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने स्लीपिंग बैग से भाई को लात मारी और पूछा, क्या तुम जाग रहे हो? ये डॉग्स की आवाज सुन रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं जागा हुआ हूं और ये कुत्ते पिछले 1 घंटे से धीरे धीरे पास आ रहे हैं। बस चुपचाप लेटे रहो और कोई आवाज मत करना। मैं बस 12 साल का था और सच में उस वक्त डर के मारे मैं पेंट नहीं करने वाला था। अब हम कभी कभी अलग अलग दिशाओं से लोगों के चिल्लाने जैसी आवाजें भी सुन रहे थे, लेकिन वो पास नहीं आ रही थी। कुछ मिनट बाद भाई ने धीरे से कहा, ये लोग सुअर का शिकार कर रहे हैं। कुत्तों की मदद से सुअरों को ट्रैक करते हैं और फिर उन्हें शूट कर देते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। किसी तरह मैं फिर से सो गया। 3 घंटे और बीते और अब करीब 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरे भाई ने मेरा कंधा कस कर हिलाया। उठो, जल्दी जूते पहनो और मेरे पीछे आओ और एकदम चुप रहना। मैं एकदम डर गया क्योंकि अब भी दूर से डॉग्स और इंसानों की आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर थी लेकिन अब भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, बस वही किया जो उसने कहा। टेंट से बाहर निकलते ही उसने कहा, जल्दी करो, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। उसके लिए 12 साल के लड़के को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आर्मी में न जाने कितना वजन ढो चुका था। हम कैंप से करीब 50 गज दूर जंगल की ओर स्ट्रीम और ट्रेल के जंक्शन के पास पहुंचे और झाड़ियों में छिप गए। हम थोड़ा ऊपर की ओर थे तो वहां से कैंप साइट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे याद है मैं कितनी तेज सांस ले रहा था और मेरा भाई कितना शांत था।
तभी मैंने एक बहुत साफ आवाज सुनी, जैसे पिस्टल की क्लिक हुई हो। मैंने देखा मेरे भाई के हाथ में एक पिस्टल थी। वो पूरी चौकसी से कैंप और आसपास के एरिया को देख रहा था। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और कैंप साइट की तरफ इशारा किया। वो पिग हंटर्स अब कैंप के पास आ गए थे। करीब 30 मिनट में वो धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गए थे। वहां 5 लोग थे और 3 या 4 कुत्ते थे। लगभग सभी जवान थे, लेकिन 2 के पास राइफल्स या शॉटगन जैसे हथियार थे। उनके कुत्ते बेकाबू हो रहे थे, शायद हमारी गंध सूंघ चुके थे। जो लोग बैकपैकिंग या कैंपिंग करते हैं वो जानते हैं कि जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में अगर कोई कुत्तों और गन्स के साथ तुम्हारे कैंप तक पहुंचे तो उसका इरादा अच्छा नहीं होता। मुझे ये बात समझ आ गई थी और मेरे भाई को तो पहले से ही पता थी। मैं अंदर तक डर गया था। मैं उनकी बातों को ठीक से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन भाई ने बाद में बताया कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहे थे। हालांकि उसने भी कुछ स्पेसिफिक नहीं सुना था। वो वहां करीब 20 मिनट रुके। वो फ्लैशलाइट्स घुमा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। फिर भाई ने मेरे कान के पास मुंह ले जाकर कहा, अगर ये लोग हमारी तरफ आने लगे तो तुम बस भाग जाना, पीछे मत देखना और रास्ते पर मत जाना। जो भी हो बस उन ब्लिंक करती लाइट्स को ढूंढना। मुझे नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है, लेकिन बाद में जाकर मुझे सब पता चला। उसने मुझे एक फ्लैशलाइट दी और बोला कि रेड फिल्टर मत हटाना। रेड फिल्टर से नाइट विजन बना रहता है और दूर से देखा जाना मुश्किल होता है। मैं इतना डरा हुआ था कि बस रोने ही वाला था। हम कुछ देर और छिपे रहे। फिर अचानक उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ छिपे हो? बाहर निकलो। और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे जंगल में गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे भाई ने मुझे झाड़ियों के पीछे खींच लिया और मुझ पर लेट गया। शुक्र है हम पहाड़ी के ऊपर थे तो गोलियों से सुरक्षित थे। उन्होंने 5-6 राउंड्स फायर किए होंगे और फिर धीरे धीरे उसी दिशा में लौटने लगे जिधर से आए थे। तभी शायद 100 गज की दूरी पर एक तेज सायरन की आवाज आई और जंगल के बीच से इमरजेंसी लाइट्स दिखने लगी। पता चला कि जब मैं सो रहा था मेरे भाई ने सैटेलाइट फोन से फॉरेस्ट सर्विस को कॉल कर दिया था। सिप से विल्डरनेस करीब 25,000 एकड़ में फैला है, तो फॉरेस्ट गार्ड्स को वहां तक पहुंचने में वक्त लगा। हमने देखा कि एक गेम वार्डन की गाड़ी आ रही थी। भाई ने लाइट से उन्हें सिग्नल दिया और इशारा किया कि वो लोग किधर गए थे। गार्ड्स अपनी स्पॉटलाइट जलाते हुए उसी दिशा में चले गए। जैसे ही वो चले गए हम कैंप लौटे, जल्दी से सामान समेटा और ट्रेल के पास गेम वार्डन का इंतजार करने लगे। वो आया और हमें अपने ट्रक की पिछली सीट पर बिठाकर ले गया। रास्ते में भाई ने कहा कि मैं बहुत बहादुर था और अगर मैं चाहूं तो अगले दिन घर पर मॉम डैड को इस बारे में जरूर बताएंगे। मैंने उससे कहा, नहीं प्लीज बिल्कुल मत बताना, वरना वो हमें फिर कभी कैंपिंग नहीं करने देंगे। आज भी मैं कैंपिंग ट्रिप्स पर जाता हूं और हमेशा वही पिस्टल कैरी करता हूं जो उस दिन मेरे भाई के पास थी, क्योंकि उस रात के कुछ सालों बाद उसने वो पिस्टल मुझे दे दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जंगलों की ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ। नमस्कार।